Welcome to everybody and Vande Mataram to all of you and my dear students too. As you know, I am discussing with you about pronoun and the kinds of pronoun. Before describing this chapter, I want to say something. Always जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ उसी के हिसाब से मैं आपको 2 लाइन हमेशा बताती हूँ और आपके जीवन को ऊंचा ले जाने के लिए कुछ न कुछ मैं खोज करती रहती हूँ ताकि आप भी ऊंचे चलते रहें और हम भी चलते रहें। तो लाइन है आपके लिए, नेवर स्टॉप ट्राइंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग, नेवर गिव अप, योर डे विल कम। यानी कि आप ना तो प्रयास करना छोड़िए ना तो बिलीव करना छोड़िए। बिलीव किस पर? अच्छे व्यक्तियों पर और स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रहिए। और आपको ये सब जब नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन आपका दिन जरूर आएगा और आप ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं। आपको पता है कि कल हमने पिछले यानी कि लास्ट वीडियो में बताया था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के 6 पार्ट को। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको आपको देखना है, समझना है और समझने का प्रयास करना है। तो हमारा इसके नेक्स्ट पार्ट जो भी है स्टार्ट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको 6 काइंड्स को बताया है। अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है 7वां, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम। इसको क्या 7वां हमारा जो है तो इसे क्या कहेंगे? एम्फेटिक और एम्फेसिजिंग प्रोनाउन यानी दबाव सूचक। कल हमने बताया था कि जो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनमें सेल्फ लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और एक ऐसा प्रोनाउन और आता है जिनमें सेल्फ लगा होता है, वो उनमें भी सेल्फ लगा होता है पर वो ज़्यादा प्रभावी होता है। ये कर्ता को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें भी सेल्फ फॉर्म का यूज करते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, दोनों की यूजेस में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। उनमें जो आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, आगे जब हम यूज बताएंगे इनका दोनों का अलग अलग तरीके से, तो हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बट यहाँ पे हम पहचान करा रहे हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इसका जैसा का नाम है कि दबाव सूचक। दबाव सूचक यानी ये कर्ता को दबाव करता है, कर्ता को प्रभावित ढंग से पेश करता है। जैसे एक ये सेंटेंस देखेंगे आप कि ही हिमसेल्फ गोज देयर, वह स्वयं वहाँ गया। हिमसेल्फ लगा हुआ है बट क्या किया गया यहाँ पे कि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट पर इसका प्रभाव पहुँच रहा है। इसका प्रभाव जो है ये दबाव डाल रहा है सब्जेक्ट पर यहाँ पे, तो इसीलिए इसको एम्फेटिक अथवा एम्फेसिजिंग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा शी हरसेल्फ सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि वह स्वयं गाना गाती है। तो यहाँ भी देखेंगे आप कि यहाँ पे शी क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हरसेल्फ क्या हो गया हमारा? हरसेल्फ का यूज एम्फेटिक के रूप में किया गया है। बट ये क्यों यहाँ पे एम्फेटिक आ गया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि यह डायरेक्ट यहाँ कर्ता पर दबाव डाल रहा है। और यहीं पर यदि मान लीजिए रिफ्लेक्सिव का यूज करना हो, रिफ्लेक्सिव को दर्शाना हो, तो इसी में सी सिंग्स अ सॉन्ग हरसेल्फ। यदि इसका हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं तब वहाँ पे इसका यूज रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। लेकिन कर्ता के तुरंत बाद यदि इसका यूज किया गया है तो यह एम्फेटिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आना है वो चीज़? हर सेल्फ तो आपको हिमसेल्फ मिल गया। इसी में जितने भी सेल्फ, ऑल सेल्फ फॉर्म, इसको समझ जाएंगे। ऑल सेल्फ और सेल्स ऐड कर देते हैं, एंड सेल्स फॉर्म, सेल्स फॉर्म। तो इसमें जितने भी सेल्फ वाले हमारे हैं किस में आ रहे हैं? यूज करने पर एम्फेटिक में आ रहे हैं और रिफ्लेक्सिव में। अब चलते हैं नेक्स्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे, आप भी समझेंगे। हमारा 8वां हो रहा है इनडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चितता को व्यक्त करें, जो हमें ऐसे वर्ड्स जो अनिश्चितता को व्यक्त करें, स्पष्ट रूप से हमारे सामने न आए, वह शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। हम कई बार बता रहे हैं कि इनके काइंड्स में हम आपको सिर्फ इनकी पहचान करा रहे हैं। इनके यूजेस ये आपको जो दिख रहे हैं इतने सारे, इनके हर एक के यूजेस अलग अलग हैं, इनके रूल्स अलग हैं, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बताए जाएंगे। तो अभी आपको समझना ये है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में वर्ड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से इस कैटेगरी में आते हैं, वो शब्दों को हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारा आ रहा है एवरीबॉडी। हमने बताया इसका नाम क्या है? अनिश्चयवाचक।
एवरीबॉडी हमने कहा है ना, तो ये अनिश्चित है, ये अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा है। इसी तरह से समबॉडी, जितने भी बॉडी वाले हो गए, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, ऑल थिंग, ये जितने भी चीज़ आ रहे हैं, इसी प्रकार से इनका अलग से भी ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू एंड लिटिल, ये आगे जाके हमारे डिटर्मिनर्स बन जाते हैं। ये आगे जाके हमारे क्या बनते हैं, डिटर्मिनर्स बनते हैं। सम, ये सारे चीज़ डिटर्मिनर्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं। और इन सब के फ्यू से बनता है हमारा अ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू। लिटिल से भी अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल से द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल। इन सब के भी अलग अलग यूजेस हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव से मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये संबंध को दर्शाते हैं। ये ऐसे प्रोनाउन जो शब्दों से शब्दों के, सेंटेंस से सेंटेंस के संबंध को दर्शाएं, यानी कि आपस में उनका संबंध कैसा है उसको दर्शाते हैं। तो वो उन संबंधों को दर्शाने के लिए किन वर्ड्स का यूज किया जाता है, उसको हम रखते हैं किसके अंतर्गत, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा आ रहा हु, हुम, हुज, विच एंड दैट। अब आगे जाके हमारा रिलेटिव क्लास बनेगा और यही वर्ड्स हमारे रिलेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं, और यही जाकर के इनसे रिलेटिव क्लास बनता है। इनका यूज़ क्लास के रूप में किया जाता है। इन शब्दों का अब आपको समझ में ध्यान देना होगा कि ये तो WH वर्ड्स के हैं, प्रश्नात्मक शब्द हैं, ये रिलेटिव कैसे हो रहे हैं, तो ये रिलेटिव इस प्रकार से हो रहे हैं जब इन शब्दों का प्रयोग दो सेंटेंसेस की पारस्परिकता को बतलाने के लिए, उनके संबंध को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, और बीच में आता है उनको ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब ये क्या बन जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे थोड़ा सा एक सेंटेंस में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं। सीमा who wears red frock studying 7th क्लास। ठीक है, ये अब देखेंगे आप, सीमा हु वियर्स रेड फ्रॉक, यानी कि सीमा जो लाल फ्रॉक पहनती है वो किस में पढ़ रही है, क्लास 7 में। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये सेंटेंस जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अब आ गया वही चीज़, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से अब समझ में आ गया कि ये हु, हुम, हुज, विच, वाट, etc, यानी कि WH वर्ड्स वो WH वर्ड्स जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को, यानी प्रश्न यानी वाक्य के प्रारंभ में लग रहे हैं, हम उसे क्वेश्चन के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे तब यहाँ पर, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि रिलेटिव जब हम किसी सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं तो यही शब्द रिलेटिव बन जाते हैं, और जब इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तब यह क्या बन जाते हैं, प्रश्नात्मक सर्वनाम, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में आते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, वेयर डू यू लिव। ठीक है ना, तो ध्यान क्या देना है आपको कि ये शब्द जो आ रहे हैं हमारा, इन शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए, इसमें हमने थोड़ा सा ETC लिख दिया है, यानी कि ऑल टोटल WH वर्ड्स इसमें आते हैं। जितने भी WH वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, और इसी के अंतर्गत वो आते हैं। तो ध्यान आपको क्या देना, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इसका यानी कि सेंटेंस में, इस सेंटेंस में के प्रारंभ में इसका WH का यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा क्वेश्चन वर्ड्स, ये बन गया हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को।
अब हमारा लास्ट चलता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस, यानी कि विस्मयादि बोधक, जिसमें से आश्चर्य, सरप्राइज, ये सारी चीज़ प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं, उनका बोध कराते हैं ऐसे वर्ड्स, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस, यानी विस्मयादि बोधक सर्वनाम। अब इसमें ध्यान देना है कि जब व्हाट का प्रयोग, जब व्हाट का यूज़, ये वर्ड दिया है, व्हाट का यूज किस सेंस में किया जाता है? सरप्राइज के सेंस में, किसी को सरप्राइज करने के सेंस में किया जाता है, तब यही शब्द बन जाता है हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस। तो देखेंगे एक सेंटेंस, व्हाट माय फादर हैज़ कम, यानी कि क्या, यहाँ पे ये देखिएगा, ये चीज़ जो आपको दिया गया है, व्हाट का प्रयोग किया गया है और एक्सक्लामेशन मार्क्स का यूज किया गया है। लेकिन इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे इस सेंटेंस का सेंस हमें सरप्राइज कर रहा है, इस सेंटेंस का सेंस हमें सरप्राइज कर रहा है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेशन के अंतर्गत आ रहा है। इसी प्रकार से व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इस तरह से है ना, व्हाट अ गुड शॉट, इस तरह के जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, व्हाट का यूज सरप्राइज के रूप में जब किया जाता है, वही व्हाट वहाँ पर एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन को दर्शाता है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।